हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्लास 10th का लेसन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो जब कभी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका वेग परिवर्तित होता है और वेग परिवर्तित होने की वजह से वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और उसका मार्ग से विचलित होने की जो घटना है उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा गया। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कभी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका वेग परिवर्तित होने के कारण उसका पथ विचलित हो जाता है, वो अपने पथ से डेविएट कर जाता है। यही प्रक्रिया जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में संचरित होता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए। और देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में सबसे जरूरी चीज होता है माध्यम को समझना कि माध्यम क्या है। माध्यम में हमेशा याद रखिए कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आसानी से आर पार आ जा सके। और यह जो माध्यम है, इस माध्यम को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। देखिएगा, विरल का मतलब होता है कि वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर स्थित हों, वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर स्थित होंगे उस माध्यम को विरल माध्यम कहा गया है। और सघन माध्यम वह है जिसमें माध्यम के कण पास पास स्थित हों। तो आप पढ़े हैं कि वायु जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है और गैस जो है उनके कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। और वायु का अगर हम कंपैरिजन जल से करते हैं तो जल भी एक पारदर्शी माध्यम है और जल के कण वायु की तुलना में थोड़े पास पास होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो वायु है वो विरल माध्यम है और जो जल है वो सघन माध्यम है। लेकिन अगर हम जल को कंपेयर करें कांच से तो जल भी पारदर्शी माध्यम है और कांच भी पारदर्शी माध्यम है। लेकिन जल के अणुओं की तुलना में कांच के अणु अत्यधिक पास पास हैं, तो वहां पर कांच जो है कि हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा और जल जो है वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, हमें यह सीखना है कि रेयरर मीडियम में विरल माध्यम में पदार्थ के कण दूर दूर हैं और जब पदार्थ के कण दूर दूर हैं
तो उस समय प्रकाश की वेलोसिटी बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र गति से प्रकाश वहां संचरित होता है। आप जानते हैं कि जब रोड पर भीड़ भाड़ कम हो, लोग दूर दूर हो, तो उस समय आप स्पीड में बाइक या फिर कोई भी व्हीकल्स आप चला सकते हैं। लेकिन अगर कण पास पास हो, लोग बहुत नजदीक नजदीक हो, तो उस समय आपकी वेलोसिटी कभी भी तेज नहीं हो सकती है। तो आपको ये सीखना है कि प्रकाश किरणें जो हैं वह विरल माध्यम में तेज गति से संचरित होती हैं और सघन माध्यम में उनकी गति धीमी हो जाती है, और यही गति परिवर्तित होने की वजह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। हमेशा से दिमाग में याद रखिएगा कि अपवर्तन की घटना क्यों हो रही है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, चलिए आगे एक चीज आपको बताएं। अपवर्तन को आप भली भांति परिभाषा इसका समझ गए, अपवर्तन का नियम समझ लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, यहां डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूं। आप मान लीजिए कि यह हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इस सरफेस से ऊपर एयर है और नीचे जो है वाटर है। तो आप जानते हैं कि एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, जबकि वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। विरल माध्यम है ऊपर और नीचे सघन माध्यम है। कोई प्रकाश किरण इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पहुंची तो इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधे चले जाना था वो, अगर यहां माध्यम परिवर्तित नहीं होता तब। लेकिन माध्यम परिवर्तित होने की वजह से, माध्यम परिवर्तित होने की वजह से जो प्रकाश किरण सीधे सीधे जाना था, अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। यहां तेज वेलोसिटी से जा रहा था और अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज की, तो यह जो है कि डेविएट हो गया नॉर्मल की ओर। ध्यान दीजिएगा, जो किरण पड़ रही है यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, उस किरण को आपतित किरण कहा गया है। क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है इस पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पे, इस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहा गया है, अभिलंब। ठीक है, और ये जो लाइट यहां से डेविएट हुई है, यह रेडिएशन, इस रे को कहा गया है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। आपको बताया गया है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आपतन कोण कहते हैं। और यह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको समझना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ कहा गया है कि आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे
आर लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा जो लॉ है बाबू, इसमें कहा जाता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया का मतलब है साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। क्या समझना है कि यह जो कोण बना है आई, अगर इसका साइन लिया जाए और ये जो आर बना है इसका साइन लिया जाए, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आता है। और यह जो कांस्टेंट टर्म है इसको यहां पर कहा गया है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिएगा कई बार कई विद्यार्थी हमसे रिक्वेस्ट किए कि सर वीडियो बनाइए कि अपवर्तनांक क्या है। देखिए अपवर्तनांक बहुत कुछ विशेष नहीं है वो, इट्स वेरी सिंपल। यह रेशियो है। और किसका रेशियो? तो आप याद रख सकते हैं, एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी और दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का रेशियो जो है वह मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। या फिर जो एंगल आई है उसका साइन और एंगल आर का साइन का जो रेशियो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और कभी भी अपवर्तनांक की परिभाषा पूछा जाए तो आप यह कह सकते हैं कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसमें टर्म आता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम जहां लाइट आ रहा है वो पहला मीडियम, फिर जहां से डेविएट हुआ वो दूसरा मीडियम, और हमेशा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और 1n2 इज इक्वल टू होता है v1/v2 या फिर sin i बाई साइन r। और यह जो कॉन्सेप्ट है sin i बाई साइन r, इसी को स्नेल का नियम भी कहा गया है। स्नेल का नियम, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम ये कॉन्सेप्ट जो है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, यह स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा अपवर्तनांक को लेकर, क्योंकि कई बार बच्चे जो है यहां से कंफ्यूज होके और न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। देखिए बाबू, अपवर्तनांक शब्द जो है क्या है ये? तो v1/v2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। और उसमें भी क्या चीज 1n2, जहां 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कई बार जो क्वेश्चन देता है बाबू ऐसे करके देता है ANW। ANW का मतलब क्या हुआ? तो हमेशा से याद रखिएगा, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होगा उसको ANW के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जिसका मतलब हुआ कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है बाबू कि यहाँ जो आगे वैल्यू रहेगा इसको न्यूमरेटर के रूप में वेलोसिटी दिखाएंगे, जो बाद में वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में वो वेग दिखाएंगे। अगर यही चीज WNG लिख रहा है, क्या लिखेंगे इसको? वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन
ग्लास। और क्या पढ़ेंगे इसको, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर है? चलिए, ये चीज अगर आप समझते हैं, आप कभी मिस्टेक नहीं करिएगा न्यूमेरिकल लगाते समय। और अगर आप यहां मिस्टेक कर रहे हैं फिर तो दिक्कत होगा वो। क्लियर है? तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि डेविएशन के बारे में, कि कौन से माध्यम से अविलंब की ओर आएगा, कब अविलंब से दूर जाएगा। तो देखिएगा, दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होती है, तो यह अविलंब की ओर झुकती है। ये ले रहे हैं विरल और यह है सघन माध्यम। तब एक प्रकाश किरण अगर ऐसे आपतित हो रही थी तो यहाँ अविलंब खींचेंगे। इस आपतित प्रकाश किरण को ऐसे सीधे जाना था, लेकिन अब ये सीधे ना जाके अविलंब की ओर झुकेगी। कुछ इस तरह की क्रिया होगी। कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती है, तो यह अविलंब से दूर हटती है। तो यह अविलंब से दूर हटती है। क्या मतलब है इसका? ये मान लीजिए सघन है और ये विरल माध्यम है। इसमें प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रहा है, तो इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधे चले जाना था, यहाँ अविलंब खींच दे रहे हैं। तो अविलंब से दूर का मतलब इधर नहीं, अविलंब से ये देखिए डेविएट हुआ है, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा था, अविलंब से की ओर आ रहा था। ये अविलंब है, इसकी ओर आ रहा है, और यहाँ क्या अविलंब से दूर जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट यह हमेशा से दिमाग में बने रहना चाहिए कि जब कभी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटता है। देखिएगा, यहाँ पर से कुछ अन्य चीज़ें आपको समझा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसमें यह है कि अपवर्तन के कारण जल में स्थित वस्तु की आभासी गहराई, वस्तु की आभासी गहराई। देखिए, आप लोग अनुभव किए होंगे कि अगर कोई वस्तु जल के अंदर है तो वास्तव में वो जितनी गहराई पर है उससे हमें वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। और ऐसा क्यों हो रहा है यही आपको समझाना है।
उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये समझना है आपको। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास इसमें माध्यम में जल भरा हुआ है और इस माध्यम में यहां पर एक पत्थर है, स्टोन है, तो और यहां से हम देख रहे हैं यहां हमारी आइस है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर यहां से प्रकाश किरणें निकली थी इस प्रकार की, ठीक है, तो यहां जल है, तो जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। जल सघन माध्यम है, बाहर वायु है, तो वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में जब ये जाएगा और आप यहाँ नॉर्मल अगर ड्रा किए होंगे तो यह नॉर्मल से दूर हटेगा, इधर जाएगा कुछ इस तरह से, और तब इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह पत्थर हमें यहाँ ऊपर की ओर दिखाई देगा। और यही कारण है कि जो गहराई वाला वस्तु था वो जितनी गहराई पर था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित हो गईं और उसी अपवर्तन की वजह से वास्तविक गहराई हमको पता नहीं चल पाता है, आभासी गहराई हम पता कर पाते हैं। और वास्तविक गहराई को पता करने के लिए एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं यहां पर, n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ध्यान दीजिएगा, n क्या है? अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अगर आपको माध्यम का अपवर्तनांक पता है और आभासी गहराई या फिर वास्तविक गहराई में से कोई एक डाटा पता है तो आप आसानी से तीसरा डाटा यहां से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में होता क्या है कि कोई दो डाटा दिया रहता है और तीसरा डाटा हमसे पूछता है। फॉर्मूला यही रहेगा कि किसी वस्तु जल में चाहे किसी अन्य माध्यम में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा अगला चीज हमें समझाना है, क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट है बाबू, कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? सघन माध्यम रहे, विरल माध्यम रहे, प्रकाश किरण आपतित हो रही हो सघन माध्यम से कहां? विरल माध्यम में। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित हो रही है तो उस समय आप जानते हैं कि कहानी यह है कि इसको अविलंब से दूर हटना है। अविलंब से दूर हटना है, कुछ इस तरह से हटा, ये एंगल बना। अगर हम इस कोण को बढ़ाते जाएं, मान लीजिए इस कोण को यहां लाएं, तो अब ये डेविएशन थोड़ा सा और ज्यादा होगा। एक समय ऐसा आएगा जिस आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण है वह अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इधर से इधर बढ़ा हूं, एंगल को इस तरह से बढ़ा रहा हूं इधर आई का मान, तो आर का मान इस तरह से कुछ बढ़ा, और आपतन कोण का एक ऐसा मान हमको प्राप्त होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण क्या है बाबू? ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरण के दौरान आपतन कोण का वह मान
आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश प्राप्त हो, वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रिटिकल एंगल हमेशा से याद रखिएगा, एक तरह का इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण है, वह आपतन कोण है, ध्यान दीजिएगा, आई का वह मान जब आर बराबर हो जाए किसके 90 अंश के, आई का वह मान जिसके लिए आर का मान 90 डिग्री हो जाए, वही आपतन कोण ही क्या है क्रांतिक कोण है। और क्रांतिक कोण याद रखने के लिए हमेशा एक चीज ये भी याद रखना है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, एक और चीज आपको बता दें कि अगर हम प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण करें, तो थोड़ा देखिएगा, अगर इस कोण का मान मैं और बढ़ा रहा हूं तो एक समय ऐसा आ जाएगा बाबू कि अब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाके अपने ही माध्यम में 90 डिग्री से अधिक एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और उस समय प्रकाश किरण एक ही माध्यम में रह जाएगा। और प्रकाश किरण जब एक ही माध्यम में रह गया तो उस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से एक और चीज समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कभी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, तो उस समय प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, वहां अपवर्तन नहीं होता है, और वही घटना जो है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा गया है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है हीरे का चमकना। हीरा जो चमक रहा है, हीरे के अंदर जो चमक है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो दो चीज क्लियर करिएगा, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक नंबर का क्वेश्चन इससे सबसे अधिक बनता है, और कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा मिस कर जाएंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज रह जा रहा है अपवर्तन से संबंधित जो आपके सिलेबस में है, पार्श्वी विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्वी विस्थापन क्या है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए ग्लास स्लैब की कल्पना कीजिए कि एक कांच का टुकड़ा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर कांच का टुकड़ा, क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर इधर बाहर क्या है एयर है, ये ग्लास है, और फिर यहाँ क्या है एयर है। और ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां माध्यम परिवर्तित होगा, वायु के बाद प्रकाश को कहां जाना पड़ेगा कांच में, और फिर यहां कांच से निकल के बाहर कहां आना पड़ेगा वायु में। यह विरल माध्यम है, विरल से सघन, सघन से फिर से विरल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रकाश किरण को यहां से आपतित करते हैं, यह आपतित किरण है, इस आपतित किरण को ऐसे सीधे सीधे चले जाना था, ऐसे कुछ जाना था इसको, लेकिन आप जानते हैं कि यहां माध्यम परिवर्तित हुआ है,
और माध्यम परिवर्तन में भी यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में गया है। तो जब कभी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह विलंब की ओर झुकेगा, वह ऐसे न जाके थोड़ा सा इधर मुड़ गया। और ऐसी स्थिति में अब यहाँ फिर से नॉर्मल हम ड्रा करेंगे, क्योंकि अब यह किरण आपतित किरण का काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ फिर माध्यम बदलने वाला है और अब सघन माध्यम से विरल माध्यम होना है। तो अब प्रकाश किरण से सीधा न जाके यह अविलंब से दूर हटेगा और कुछ इस प्रकार हटेगा कि यह हमारा आपतित किरण और यह निर्गत किरण, यह निर्गत किरण है और ये क्या है, आपतित किरण थी। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच यह समांतर दूरी हर जगह बनी रहती है और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच यह जो समांतर विस्थापन है उसी विस्थापन को कहा गया है पार्श्वीय विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर आप टार्च यहां जला रहे हैं तो टार्च का फोकस इधर जाना चाहिए, लेकिन टार्च का फोकस इधर न जाके वो कुछ दूर इधर आके डेविएट हो गया है। और यही जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हर जगह डिस्प्लेसमेंट इक्वल रह रहा है, पैरेलल रह रहा है, उसी डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अपवर्तन से संबंधित इसमें दिया है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से दर्पण में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो फोकस से होकर जा रही हैं या जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर फोकस से होकर आ रही हैं तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। यह सारा नियम लेंस में भी लगता है जो दर्पण में हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ शब्दों का थोड़ा सा अंतर हुआ है। तो फिर से मैं इस पर वीडियो बनाऊं, कोई मतलब नहीं। अगर आप मिरर वाला अच्छे से समझे हैं तो आप आसानी से लेंस वाला भी समझ जाएंगे। साइन कन्वेंशन आप जानते ही हैं। अब उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, इसकी परिभाषा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बुक का हेल्प लीजिए, समझिए और आप बड़ी आसानी से इमेज फॉर्म कर पाएंगे लेंस की सहायता से। ठीक है। तो अपवर्तन में ये चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं इसका वीडियो बनाया आपके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।